नया वक्फ कानून आने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अब तक की देश भर में सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जाधारियों पर न केवल एफआईआर कराई गई है, बल्कि इससे पहले 29 करोड़ रुपए की रिकवरी का भी नोटिस दिया गया था। बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सरवर पटेल जी हैं। सर, 29 करोड़ रुपए की रिकवरी का पहले आपने नोटिस दिया, अब एफआईआर भी कराई है। अपने आप में देश की ये सबसे बड़ी कार्रवाई वक्फ बोर्ड के नया कानून आने के बाद है। पूरा बताइए जरा इसके। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि नया कानून बनाकर उन्होंने सभी संपत्तियों को ऑनलाइन उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाया और उसी कारण से ये बड़े चोर, जो बड़े वक्फ माफिया हैं, ये नजर में आने लगे। आज जो संपत्ति हमारी भोपाल में वक्फ यतीम खाना के नाम से जो 2.7 एकड़ पर बीच शहर में मौजूद है, वो 1961 से वक्फ संपत्ति के रूप में वैधानिक रूप से दर्ज है, लेकिन चंद लोग एक एनजीओ के माध्यम से उस संपत्ति पर कब्जा किए और वहां पर इस्तीमा बाजार नामक एक पूरा बाजार लगाकर और दुकानदारों से बड़ी राशि वसूल करके और लगभग 2 करोड़ रुपया साल अपनी जेब भरने का काम कर रहे थे। ऐसे वाकिफ की मंशा अर्थात दानदाता का उद्देश्य क्या है संपत्ति को दान करने का, कि आम गरीब जरूरतमंद लोगों के संपत्ति काम आए। आम गरीब जरूरतमंद लोगों के बजाय वक्फ माफियाओं की जेब भरी जा रही थी। लगातार उसकी उच्च स्तर पर जांच करवाई गई और जांच करवाने के बाद 28 करोड़ 91 लाख रुपए की आरआरसी जारी हुई, जो कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनकी चल अचल संपत्ति से वसूल की जाएगी। दूसरा, इन्होंने उस संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बना दिया, स्वयंभू मालिक बन गए और अनेक शासकीय कार्यालयों में हम मालिक है ऐसे करके शपथ पत्र दिए। उन सबको सूचना के अधिकार से प्राप्त करके भोपाल पुलिस में इसकी कंप्लेन की और शाहजहानाबाद पुलिस थाने में आज इनकी एफआईआर भी दर्ज हुई है, आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। और शाहिद अलीम नामक जो इस संस्था के अध्यक्ष थे, वे तथा उनके अन्य साथी, उन सब लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। जो अन्य साथी है वह अज्ञात है। आगे की जांच में जो उनके पदाधिकारी है जो इस अवैध काम में संलिप्त थे, उन सब पर भी कार्रवाई होगी, पैसे की वसूली होगी और इस पैसे की वसूली से जो आम गरीब जरूरतमंद मुस्लिम भाई बहन हैं, जो यतीम हैं, जिनके वालिद वालिदैन नहीं है, हम उनके जीवन स्तर को उठाने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार आम गरीब जरूरतमंद लोगों के ये वक्फ बोर्ड काम आए और ऐसे वक्फ माफियाओं पर नकेल लगाने का काम मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड कर रहा है। ये जमीन जो है ये तकरीबन 2.93 एकड़ करीबन जमीन थी। ये किस काम के लिए दी गई थी, कहाँ थी और किस तरीके से खुर्द-बुर्द की गई और क्या होता था, एक बार फिर से? 14/11/1961 के राजपत्र के माध्यम से राजपत्रित यह वक्फ संपत्ति है, जो 2.71 एकड़ संपत्ति है। ये बिल्कुल हमारे दफ्तर के बाहर, जहां जीवन रेखा हॉस्पिटल भी इसी में बना हुआ है, यह संपत्ति वाकिफ ने अर्थात दानदाता ने इस उद्देश्य के साथ दान की थी कि भोपाल में निवासरत जो यतीम लोग हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उनके यह संपत्ति काम आए। लेकिन एक एनजीओ ने, जिसका नाम है दारुल शफकत सोसाइटी, दारुल शफकत सोसाइटी नामक एनजीओ ने वहां पर अपने एनजीओ को चलाने की शुरुआत की और साथ में पूरी 2.71 एकड़ जो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, उस संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया। तो वहां पर यतीम खाना भी चल रहा था और जीवन मृत्यु हॉस्पिटल भी चल रहे थे। ये वक्फ की जमीन पर ही चल रहे थे, यतीम खाना और जीवन रेखा हॉस्पिटल। यतीम खाना एक बिल्डिंग में चलता है, वो एक आंशिक भाग है पूरी संपत्ति का। जीवन रेखा हॉस्पिटल इन्होंने किराए से दे दिया। 1,80,000 रुपए माह जीवन रेखा हॉस्पिटल से इनके पास आने लगा। जो बची हुई 3 एकड़ जमीन थी उस पर इस्तीमा बाजार, जो यहाँ पर इस्तीमा होता है, बड़ा दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है और उस इस्तीमा बाजार में सैकड़ों दुकानें लगती, लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना इस्तीमा बाजार से आय यहाँ, जी हाँ, और 2 करोड़ रुपए के आसपास जो आय आती थी, उससे अपना घर भरने का काम ये लोग कर रहे थे। अब इन पर अंकुश लगा है। आज आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज ऑनलाइन होने के कारण से, पारदर्शिता के कारण से ये लोग पकड़ में आए हैं।
ये होता है कि इतना लंबा समय क्यों लगा, ये वक्फ बोर्ड में इतना लंबा कार्यकाल रहा है वक्फ बोर्ड का, तो ये समझ में आना चाहिए था कि ये जमीन जो है ये एनजीओ के माध्यम से एक अस्पताल को दे दी गई है, निजी बाजार भी खुल रहा है, करोड़ों रुपया, इतना लेट क्यों हुआ और रिकवरी इतनी लेट क्यों हुई, ये आप बताएं। देखिए, जरूर लूपहोल थे, कमियां थी, इसीलिए नया कानून आया। और जब नया कानून आया तो सारी संपत्तियों को ऑनलाइन किया गया, उम्मीद पोर्टल आया, और ऑनलाइन होने के कारण से पारदर्शिता बढ़ी, और पारदर्शिता के कारण से हम वक्फ के लोगों की जवाबदेही बढ़ी, और उस जवाबदेही के कारण से, पारदर्शिता के कारण से, अर्थात नए कानून के आने के कारण से ऐसे बड़े वक्फ माफिया पकड़ में आने लगे हैं। तो निश्चित रूप से 20 साल से जो ये हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, आज ये पकड़ में आए हैं, उसका श्रेय मैं नए कानून को देता हूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने संसद में इस कानून को बनाया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनके पीछे कौन सी ताकतें थी? देखिए, निश्चित रूप से ये सब लोग कहीं ना कहीं एक ही राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, खास करके ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और ये चोरी करना, वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके वहां से अवैध कमाई से अपनी जेब भरना इनका काम था। अब मुझे लगता है कि इन पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। आगे सवाल है एफआईआर करने की जरूरत क्या पड़ी और वजह क्या आपको नजर आई जिसके चलते एफआईआर कराई? नहीं, वह किसी की संपत्ति को, वक्फ की संपत्ति को, जो शासन का हिस्सा है, आप शासन की संपत्ति को, वक्फ की संपत्ति को अपनी बता दो, और शपथ पत्र के आधार पर बताओ, शपथ पत्र देकर बताओ कि हम इसके एब्सोल्युटली ऑनर हैं। तो ये तो 420 है। तो इसकी विधिवत शिकायत की गई, और पुलिस ने पूरी जांच करने के पश्चात इन पर एफआईआर दर्ज की है। अगर आप कोई कानून तोड़ेगा तो एफआईआर होगी। मेरा तो आग्रह है कि कोई कानून ना तोड़े, कोई एफआईआर नहीं होगी। ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, जिन्होंने एक नजीर पेश करने की कोशिश की है। इस मामले में देश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, 29 करोड़ का रिकवरी नोटिस भी दिया गया है, और उनका मानना है इसके जरिए जो वाकिफ की मंशा थी मुस्लिम समाज के लोगों की मदद करने की, वो कम से कम इसके बाद पूरी होगी, और तमाम लोग जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन पर कब्जा करके बैठे उन पर भी लगाम लगेगी इस एफआईआर के बाद। कब से दुकान लगा रहे हैं मौलाना? ये तो साहब यहाँ मार्च से मैं लगा रहा हूँ दुकान। अच्छा अच्छा जी जी। ये कौन सी जगह कह रहा था? ये तो हमीदिया है। ये हमीदिया रोड है, अल्पना तिराहा है। अच्छा अच्छा। स्टेशन के पास। तो कब से दुकानें लगा रहे हो आप? दुकान तो साहब हमें लगाते हुए इस्तीमे में हो गया है करीब 30 साल हो गए। इस्तीमे में? हाँ, वो मार्केट लगता है ना, जब से इसमें लगा रहे हैं। अच्छा, तो हमीदिया अस्पताल के? हाँ, हमीदिया अस्पताल के सामने। अच्छा अच्छा। तो ये दुकानें कैसे लगाते हो आप? ये परमानेंट दुकानें हैं वहाँ? नहीं, वहाँ परमानेंट नहीं है, वो इस्तेमाल होता है उस टाइम में 2 महीने के लिए वो दिया जाता है व्यापारी। ये अपना दिसंबर में होता है। दिसंबर जी। तो दिसंबर जनवरी लगा लेते? दिसंबर जनवरी आप लोग लगा लेते? 2 महीने लगाते हैं। नहीं, तो ये कैसे, ये ऐसी बांस बल्लियों का लग जाता है? जी, ये बांध बल्ली का ही लगता है, बांध के टेम्परेरी दुकानें हैं साहब ये तो। कितनी दुकानें होती हैं ये पूरी? अब उसमें करीब 200-250 दुकानें हो जाती हैं। 200-250 दुकानें हो जाती हैं। अच्छा, तो ये कितना आप लोग किराया देते होगे एक दुकान पे? एक दुकान का किराया ऐसे ही मैक्सिमम समझ लिए 7-8 हजार रुपया पड़ता है एक गाले का। 8 बाई 8 का एक गाला होता है। 8 बाई 8 का गाला मतलब एक छोटी सी दुकान के 8-10 हजार रुपए लगते हैं। अच्छा अच्छा। दो महीनों के लिए पूरा? हाँ, 2 महीने। तो ये किसको किराया देते हो आप लोग? अब वो कमेटी में लेती है साहब, जो जिसकी जगह है कमेटी वालों को, उनको देते हैं। कौन सी कमेटी? अब दारुल सफकत है, वहाँ कमेटी उनको मिलता है। अच्छा, उनकी जमीन है वो? उनकी जमीन है, वो यतीम बच्चे लोगों का है, अनाथ आश्रम वालों का। दारुल शफाकत शहजानी पार्क? हाँ। अच्छा, उनका है, उनकी जमीन, ऐसा उनने बताया? बच्चे लोग रहते हैं, यतीम बच्चे रहते हैं। हाँ, तो अच्छा, हाँ हाँ। तो ये दारुल शफाकत वालों ने आपको बताया कि उनकी वो जगह? हाँ, वो। और काय का कार्यालय कुछ और भी कुछ है उन लोगों का? अब इसके बारे में तो साहब हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो 2 महीने के लिए जाते हैं, तो हम ज्यादा क्या कह सकते हैं, उनकी तहकीकात क्या कर सकते हैं हम। अच्छा। तो आप अकेले और भी बहुत सारे लोग लगाते हैं? ये लाइन लगी है, ये जितने लोग हैं तो सब लगाते हैं? सब लगाते हैं साहब जी। हाँ, लगाए। आज त्योहार का दिन है तो बहुत सारे लोग बंद किए हुए हैं। राखी का है त्योहार, तो उसमें लोग बंद किए हुए हैं, इस वजह से नहीं आए। बातचीत कर लेते हैं। हाँ, कर ले कोई। तो तस्वीरें ये हमीदिया जो रोड है उसके एक मार्केट की है। यही जो लोग हैं जी, हाँ हाँ, इसी तरीके की ये टेम्परेरी दुकानें आप देखेंगे, बांस बल्लियों से ये चल रही है। ये हमीदिया रोड की दुकानें हैं। इसी तरीके की दुकानें जो है वो इस्तीमे में
भी 2 महीने के लिए अस्थायी रूप से लगाई जाती हैं। और बताया जा रहा है कि उनको भी ये बताया गया है कि दारुल शफाकत के हिसाब से, वाह मौलाना वाह, ये दुकानें आप ही लोगों की जी। अरे वाह, अच्छा ऐसी ये बांस बल्ली टेंट से खड़ी हो जाती है। अच्छा इस्तीमे में भी आप लोग ऐसी? हाँ, ऐसी एक अच्छी दुकानें लगती है इस्तीमे में आप? हाँ, इस्तीमे में दुकान। आपका शुभ नाम क्या भैया? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, अच्छा तो कहाँ से लाते हो माल वाल तब इस्तीमे के समय? सब बाहर से आता है। अच्छा बाहर से आता है। टोटल थ्रिफ्ट का माल रहता है, स्टॉक वाला माल रहता है। अच्छा कितने दिनों के लिए रखते हैं वहाँ पे लगती है? 70 दिन के लिए, 2.5 महीने के लिए। अच्छा 2.5 महीनों के लिए लगती है। और क्या किराया देते होगे आप लोग? किराया तो वो सेठ जी बताएंगे। अच्छा तो काम करते हैं वहाँ पे। किसकी दुकानें हैं वहाँ पे? वो मतलब कौन देता है आपको किराया? रॉयल मार्केट। हाँ हाँ, रॉयल मार्केट। रॉयल मार्केट में को वहाँ की कमेटी काटते हैं पर्ची हमारे लोग की। कौन सी कमेटी है? वो दारुल वो करते हैं? नहीं, वहाँ का सदर का वो अपने को नहीं, वकील साहब हैं कैसे और मंसूर भाई हैं, ये लोग पर्ची काटते हैं। कितने रुपए की? वो अलग अलग है, जैसे कि 8,000 की है, 10,000 की है, 5,000 की है, सब अलग अलग है दुकान। वहाँ दुकान को बहुत वो जो कोने वाले हैं वो बता रहे 200-250 दुकान लग जाए। हाँ जी हाँ, उतने इतनी हो जाती है? जी। अच्छा जैसे कि ये आपने बांस बल्ली का है, ऐसी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है? कैसे ये बनी है वैसे बनती है वहाँ। अच्छा ऐसे टीन वीन लगा दिया? जी जी। और कब से कब तक लगाते हो भैया आप? भाई 75 दिन लगते हैं। 75 दिन। तो कब से शुरू हो जाता है दोस्त? जैसे दिसंबर से। दिसंबर में कब से? दिसंबर वो तो अलग अलग लास्ट है, जैसे इस्तेमाल चालू होता है 3 दिन वाला। हाँ हाँ। जो उसकी डेट अगर आती है 1 तारीख से चालू हुआ तो आप मान लो कि जनवरी के एंड तक चलेगा। हाँ, जनवरी के फरवरी स्टार्टिंग तक 10-15 फरवरी तब तक आपके पास वो दुकानें रहती हैं। हाँ, ये नहीं मालूम आपको दुकान मतलब किसका मालिकाना है वहाँ? मालिक कौन है वहाँ दुकान? सोसाइटी है वो तो, दारुल शफकत सोसाइटी चलाती है उसको। अच्छा दारुल शफकत सोसाइटी चलाती है, ऐसा बताया जाता है वहाँ पे। हाँ, उसी के नाम से रसीदें कटती हैं। अच्छा आप भी लगाते हैं भैया? सोसाइटी के नाम से। और भी आपने इसी में लगाते दुकान? नहीं लगाते? आप लगाते हैं इसी में? हैं? कहाँ लगाते हो? अरे तुम तो छोटे से हो, इसी में दुकान लगती है तुम्हारी? हाँ, कैसे लगाते हो दुकान? ऐसे ही लगाते हैं, बांस बल्ली पल्ली हैं? लगाते हैं। बांस बल्ली पल्ली लगाते हैं। अच्छा बांस। अच्छा वहाँ पे पक्की दुकान नहीं है? पक्की नहीं है, तो कैसी होती है दुकान वहाँ? ऐसी होती है जैसी ये। मतलब ये टीन का वो लगा दिया। ये कितने दिन के लिए लगाते हो? सुन तो लो, 2 मिनट बात कर लेना। कितने दिन के लिए लगाते हो? 75 दिन के लिए। 75 दिन। कितने रुपए देते हो किराया? 10,000 12,000। 10,000 12,000। किसकी है वो दुकान? मतलब किसकी जगह है? पता नहीं। ये नहीं मालूम। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। रिजवान भाई। देश में नया वक्फ कानून आने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों का जो उनका आरोप है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और ये आरोप है बीजेपी सरकार का कि जो अवैध कब्जे अब तक किए जाते रहे वो कांग्रेस के द्वारा, जो राजनीतिक दल है कांग्रेस के द्वारा किए जाते रहे। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जो हैं आरिफ मसूद जी मौजूद हैं। सर आपने भी ये सुना होगा 29 करोड़ की रिकवरी का न केवल नोटिस दिया है बल्कि ये बताया है कि जो इज्तिमा बाजार लग रहा था उस पर अवैध कब्जा था दारुल शफकत जो सोसाइटी है उसका, और शकील खान जी का। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? फिर इसके बाद क्या आप लोगों का? देखिए, एक पहली चीज़ तो ये है कि हमारा कब्जा है, मतलब कांग्रेसियों का कब्जा। तो आरिफ मसूद तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अलग है। ये खुद सनवर पटेल का लेटर है जो मैंने उनसे जानकारी मांगी थी कि मेरे नाम पे मेरे परिवार, बीवी, बच्चे, किसी के नाम पे कोई संपत्ति कभी रही हो या आगे या किराएनामा, तो उस पर क्लियर हो चुका है कि मैंने कभी ज़िंदगी में वफ़ की ज़मीन न ली है, न लूँगा इंशाल्लाह। रहा सवाल दारुल शफकत का और इज्तिमा का, 2 इशू इसमें बहुत बड़े हैं जो समझने के हैं। ये बड़ी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं और ये वाहवाही लूट कर सच्चाई ये है कि कांग्रेस ही नहीं, ये खुद कब्जा करना चाह रहे हैं और अपने लोगों को अवैध कब्जा कराना चाह रहे हैं। ये डायरेक्ट मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये अपने लोगों को अवैध करा। अभी तक इन्होंने जितनी प्रॉपर्टी वफ़ के नाम पे खाली कराई है, ज़रा ये इसका ब्यौरा दें किस किस को दे दी इन्होंने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यतीम खाना बरसों से चल रहा है और बहुत अच्छी कमेटी उसको चलाती रही और उन कमेटी के लोगों के सदस्य में, जबकि मेरा इख्तिलाफ भी है, मेरे इख्तिलाफ में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना में यही शाहिद अलीम साहब से मैंने ज़मीन मांगी थी जमातियों को ठहराने के लिए कि बिल्डिंग में 1 दिन के लिए दे दीजिए, क्वारंटाइन करा दें। तो शाहिद अलीम ने क्वारंटाइन कराने से मना कर दिया
और बल्कि मना नहीं करा, बल्कि वो आवेदन मेरे खिलाफ कोईफिजा थाने में दे दिया था। तो जांच में, क्योंकि मैंने कोई रिक्वेस्ट ही करी थी, कोई धमकी नहीं दी थी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि वो कमेटी, पैसे का गबन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कर सकती हो। और जो मेला है, ये बात सच है कि यतीम खाने पर मैं अभी भी कहूंगा, यतीम खाना बरसों से कमेटियां चला रही हैं और उसके मेंबरान अच्छे से काम करते रहे। कभी भी ऐसी शिकायत भोपाल के लोगों को यतीम खाने से नहीं आई। इज्तिमा मार्केट का असल झगड़ा है, ये पूरा झगड़ा जो है ये इज्तिमा मार्केट का है। वो जो जगह आसपास की ओपन जगह है, उस जगह को बेजा दिया जाता है, मार्केट लगाते हैं, जबकि सब लोग मना करते हैं। इज्तिमा जा चुका है, यहाँ से इज्तिमा होता था उस समय दुकानें लगती थी, अब खत्म, आप कहीं और लगाओ। अब उसके ऊपर जो लूट खसोट मची है, इनका यह कहना रहता है कि इसका पैसा यतीम खाने वाले नहीं लेंगे, वक्फ डायरेक्ट लेगी, वक्फ कहती हम लेंगे। और एक्चुअल में वहां पे काबिज तालीम मसाजिद, जो बेचारे वहां के लोग दबे हुए हैं, क्योंकि तालीम मसाजिद वाले ना वक्फ से बोल सकते हैं ना इनसे बोल सकते हैं। सही असल खेल है जीवन रेखा जो हॉस्पिटल खुला था उसकी बिल्डिंग का, और असल खेल है जो वहां मार्केट लग रहा है उसका पैसा लेना। ये तो एक बहाना है कि हमने इनक्रोचर को भगा दिया, ये कर दिया। अगर इतनी पारदर्शिता है तो सही से जांच करके सही लोगों को देंगे तो मैं मानूंगा। अकेले इस संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनका कहना मध्य प्रदेश में तो तमाम संपत्तियों पर जो कब्जा है वो एक विशेष राजनीतिक दल, वो भी सीधे कांग्रेस का है। देखो, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, सनवर पटेल साहब से आज पहली बार बोल रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि वो अपना काम करें, मैं अपना करूं, वो वक्फ चलाएं, मैं अपनी सियासी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करूं। लेकिन वो बेजा जो भोपाल में इधर उधर हाथ मारते फिर रहा है, मैं आपके जरिए उनसे कहना चाहता हूं कि अगर हम चिट्ठा खोलने पे आए तो सारा के सारा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वक्फ के अंदर क्या क्या घोटाले हो रहे हैं और वक्फ के नाम पर क्या क्या कर रहा हो, इसका जवाब नहीं दे पाओगे। आखिरी सवाल है, वक्फ संपत्ति पे अगर जैसे अस्पताल खुला है या मार्केट खुला है तो इसके पक्ष में है आप लोग? नहीं, मार्केट के मैं विरोध में हूं। और जो अस्पताल निजी, वो तो अस्पताल तो होना चाहिए, अस्पताल में क्या बुराई है, वो तो सोशल काम हो रहा है, सोशल हो रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और यतीम खाने को और अस्पताल को और प्रॉपर्टी को अलग करना चाहिए। बार बार मैं कहना चाहता हूं कि समझाएं, या तो सनवर पटेल वजाहत करें कि हाँ यतीम खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हमने ये जो FIR हुई है यतीम खाने को लेकर नहीं हुई है, ये FIR का बड़ा कारण बना है मार्केट, तो इनको वजाहत करना चाहिए। और मार्केट के लिए हम लोग सब कहते हैं कि क्यों लगा रहा मार्केट, अगर तालीम साहिब को इनकम मिलती है तो दो, नहीं मिलती है तो हटा दो। केंद्र सरकार द्वारा नया वक्फ कानून लाने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुताबिक उसने अब तक देश और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक उसने दारुल शफकत सोसाइटी और उसके अध्यक्ष शाहिद अलीम खान को यतीम खाना चलाने की जिम्मेदारी अपनी सबसे बेहद बेशकीमती 2.5 एकड़ जमीन पर चलाने की जो अनुमति दी थी, उन्होंने उस यतीम खाने के अलावा इस 2.5 एकड़ जमीन के आसपास की जो जमीन है उस पे न केवल वक्फ बोर्ड के मुताबिक बिना उनकी अनुमति के एक 200 से ज्यादा दुकानों का हर साल दिसंबर से लेकर फरवरी एंड तक चलने वाला जो है बाजार चलाया। वक्फ बोर्ड का आरोप है इससे हर साल 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई, जिसके चलते जो है 20 सालों में तकरीबन 26 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो हुई है इस दारुल शफकत सोसाइटी को, और जिसके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कराई है। और साथ ही जो है रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट तकरीबन 28 करोड़ 91 लाख रुपए का जारी किया है। इंडिया टीवी के पास वो कागज मौजूद है जिस पर लिखा है जो RRC जारी की है, वक्फ संपत्ति पर संचालित इज्तिमा बाजार की किराएदारी से प्राप्त आय तकरीबन 26 करोड़ 65 लाख है। और इसी संपत्ति 2.5 एकड़ जमीन के दूसरे हिस्से पर जो जीवन रेखा अस्पताल है उसका 2 करोड़ 26 लाख जो रुपए है वसूली योग्य राशि है, तकरीबन जो 28 करोड़ की होती है उसकी RRC निकाल ली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यतीम खाना है, इसमें 60 से 80 बच्चे तकरीबन जो है उनकी शिक्षा की जवाबदारी, रहने खाने की जवाबदारी इस दारुल शफकत सोसाइटी पर है, जिस पर आरोप लगाया है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कि पूरी तरीके से बिना अनुमति के, इसे चलाने की अनुमति 2005 में इस संस्था को दी गई थी, इस जो है यतीम खाने को चलाने की। लेकिन उसके अलावा इन्होंने ये जो पूरा आपको इलाका इंडिया टीवी इस वक्त आपको दिखा रहा है, ये जो खाली सड़क आपको दिखाई दे रही है इस 2.5 एकड़ क्षेत्र में आती है। पीछे वक्फ बोर्ड का कार्यालय आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे हिस्से में जो है जो अभी खाली दिखाई दे रहा है, दिसंबर से लेकर फरवरी के आखिर तक हर साल
इस्तीमा यानी जो धार्मिक जो सभा होती है मुस्लिमों की, उसके तहत बाजार लगाया जाता है। 200 से ज्यादा 200 से 250 दुकानें इस पूरे क्षेत्र में लगती हैं। बांस बल्लियों और टीन शेड के सहारे अस्थायी दुकानों का निर्माण किया जाता है और दारुल शफकत सोसाइटी जो है वो कमेटी जो है वो तमाम दुकानदारों से 5,000, 8,000 या 10,000 रुपए किराया वसूलती है। वक्फ बोर्ड का कहना है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के इसी सड़क पर और उसके आसपास जो 2.5 एकड़ का इलाका है उस पर जो है अवैध रूप से दारुल शफकत सोसाइटी जो है इज्तिमा बाजार का संचालन कर रही थी। हर साल 2.5 करोड़ रुपए के हिसाब से अब तक 26 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक वसूल चुकी है। इसके अलावा इस संस्था के पीछे एक जीवन रेखा अस्पताल है, उसकी जो है 2011 में जो बनवाया गया वो भी बिना अनुमति के बनवाया गया। नगर निगम से जो सर्टिफिकेट लिए गए, एनओसी ली गई, उसमें भी दारुल शफकत सोसाइटी का ही जिक्र किया गया। हालांकि जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, दारुल शफकत सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तौर पर गलत है। वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति नहीं है। 1958 से यहाँ दारुल शफकत सोसाइटी लगातार यतीम खाना चला रही है। वहीं 1980 से इसी इलाके में इस्तीमे का जो बाजार है वो संचालित करते आ रही है। मामला कोर्ट में है। ऐसे में वक्फ बोर्ड का ये दावा कि इस संपत्ति पर अवैध रूप से जो कमाई हो रही है वो की जा रही है दारुल शफकत सोसाइटी के, वो दावा गलत है और इसको लेकर अब जल्द जो है वो कोर्ट में भी दारुल शफकत सोसाइटी जा रही है। हालांकि उनका कहना है मामला लगातार कोर्ट में जारी है। ऐसे में अब कोर्ट को तय करना है उनके मुताबिक कि दरअसल ये जमीन वक्फ की है या 1958 से जो दावा है दारुल शफकत सोसाइटी की है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है उस जीवन रेखा अस्पताल के सामने जिसे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुताबिक दारुल शफकत सोसाइटी ने बिना उसकी अनुमति के निर्मित किया है और नगर निगम से जो भवन अनुज्ञा ली है वो भी गलत नाम से ली है। और ये जो पूरा इलाका है दरअसल बेहद बेशकीमती जमीन जो वक्फ बोर्ड कह रहा है उसकी है। उस 2.5 एकड़ की जमीन के एक हिस्से में बना हुआ है, दूसरे हिस्से में यतीम खाना बना हुआ है जिसे वक्फ बोर्ड के मुताबिक दारुल शफकत सोसाइटी को उन्होंने 2005 में दिया है। हालांकि जो दारुल शफकत सोसाइटी है उनका कहना है कि चूंकि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी संपत्ति है, इसलिए ये जीवन रेखा अस्पताल के जो कागज उन्होंने पेश किए नगर निगम में या जो अनुबंध किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इंडिया टीवी के पास जो एफआईआर के कागजात हैं उसमें जो है वक्फ ने एफआईआर जो दर्ज कराई है इसी मसले को लेकर, उसमें साफ लिखा है कि दारुल शफकत सोसाइटी ने वक्फ संपत्ति के एक भाग पर अस्पताल भवन का निर्माण कराया है और नगर निगम से भवन निर्माण की जो अनुज्ञा प्राप्त की गई है उसमें वक्फ बोर्ड से कोई अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं ली है, न कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। दूसरा उन्होंने ये भी लिखा है कि नगर निगम भोपाल के समक्ष जो आवेदन पेश किए हैं, घोषणा पेश की है, शपथ पत्र पेश किए दारुल शफकत सोसाइटी ने, उसमें इस वक्त संपत्ति का स्वामी जो है वो खुद को बताया है। ये वो लिखा हुआ है वेयर इज द लेसर इज द एब्सोल्यूट ओनर एंड द पोजीशन ऑफ दारुल शफकत जो है शहजानी हाल। यानी साफ तौर पर वक्फ बोर्ड ने जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो एफआईआर दर्ज कराई उस एफआईआर के मुताबिक ये जो पूरा प्रमाइसेस है ये प्रमाइसेस दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। चारों तरफ अगर आप देखें वो वक्फ बोर्ड के कार्यालय का जो है वो गेट भी दिखाई दे रहा है। इसी के पीछे जो है इज्तिमा बाजार के संचालन का आरोप भी लगाया है जो है वक्फ बोर्ड ने। उनके मुताबिक न केवल ये जो संपत्ति है जीवन रेखा अस्पताल 2011 से लगातार संचालित है और उसकी 2 करोड़ 26 लाख रुपए की आरआरसी यानी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है जो वसूली योग्य है। ये कागज बकायदा जो है वो कलेक्टर को भी दिया गया और अब एफआईआर दर्ज हो गई है और सीधे तौर पर 28 करोड़ 91 लाख की जो रिकवरी है वो वक्फ बोर्ड ने कहा है चूंकि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, चाहे वो जीवन रेखा अस्पताल हो या उसके जो पीछे यतीम खाने के आसपास जो बकायदा जहां पर इस्तीमे का बाजार लगता है 250 दुकानें का, वो भी बिना अनुमति के संचालित किया गया और उससे जो करोड़ों की कमाई हुई है वो करोड़ों की कमाई भी जो दारुल शफकत सोसाइटी है उसके अध्यक्ष शाहिद अलीम खान ने वो दर्ज नहीं कराई है। हालांकि साफ तौर पर जो दारुल शफकत सोसाइटी के जो मेंबरान हैं उनका कहना है कि चूंकि ये जो पूरी की पूरी संपत्ति है जो 1958 से दारुल शफकत सोसाइटी के नाम है, ऐसे में अगर उन्होंने ये जीवन रेखा अस्पताल जो जिन निजी
डॉक्टर्स को दिया भी है संचालित करने के लिए, वो पूरी तरीके से वैध है। अगर उन्होंने एनओसी में जो है मांगते वक्त या अनुबंध करते वक्त जो लिखवाया है कि ये जो संपत्ति है ये दारुल शफकत सोसाइटी की, तो वो भी गलत नहीं है। जाहिर है अब एफआईआर हो चुकी है, मामला कोर्ट में जाएगा और इसे लेकर दारुल शफकत सोसाइटी को ये उम्मीद भी है कि चूंकि 1958 से उनके कब्जे में है, 1961 से वक्फ बोर्ड के पास ही उनका दावा है, ऐसे में अब कोर्ट में जाकर ये पता चलेगा कि दरअसल 29 करोड़ की रिकवरी का ये दरअसल मामला वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में जाता है या दारुल शफकत सोसाइटी के पक्ष में। आरोप बिल्कुल कंप्लीटली असत्य हैं और आधारहीन हैं। माननीय चेयरमैन साहब को पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, तो आरोप लगा देना तो बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। जहाँ तक जीवन रेखा अस्पताल का सवाल है, बाकी सब चीज़ों तो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी संपत्ति जो है ये दारुल शफकत सोसाइटी के पास 1958 से है और जब से निरंतर दारुल शफकत सोसाइटी यहाँ गरीब बच्चों की परवरिश का काम कर रही है, उनका देख रेख, उनके शिक्षा, उनकी उच्च शिक्षा, सब कुछ का काम यहाँ कर रही है। बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड ये समझता है कि ये संपत्ति उसकी है, और जिस आधार पे वक्फ बोर्ड ने ये समझा है वो सिर्फ इसलिए समझा है उनके हिसाब से कि 1961 में, नवंबर 1961 में एक राजपत्र में एक लिस्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये संपत्ति वक्फ की दिखाई गई थी, और ये लिस्ट बेस हुई थी 1958 और 1961 में वक्फ कमिश्नर के सर्वे पे। लेकिन इस पब्लिकेशन के एग्जैक्टली एक साल बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया जिसमें उस सर्वे को उन्होंने गलत माना। वो लेटर मेरे पास है, वक्फ बोर्ड के पास भी है। उस सर्वे को उन्होंने गलत माना जो कि वक्फ कमिश्नर ने किया था, क्योंकि उसमें बहुत सी संपत्तियां ऐसी थीं जो वक्फ की नहीं थी, जो वक्फ बताई गई थी। और मध्य प्रदेश शासन ने ये आदेश दिया कि वो सर्वे में जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करके 6 महीने के अंदर वापस प्रकाशित किया जाए। वो आज दिनांक तक प्रकाशित नहीं हुआ है, और कई कोर्ट्स के, माननीय उच्च न्यायालय के और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट तक के ये ऑर्डर्स आए हैं कि अगर सर्वे निरस्त हुआ है तो उसके ऊपर बेस किया हुआ जो भी नोटिफिकेशन है वो निरस्त होता है। दूसरी बात, कोर्ट्स ने ये भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ सर्वे में या गैजेट में कोई बात का प्रकाशित हो जाना, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रॉपर्टी की मलकियत क्या है। तो ये सारी बातें कोर्ट ने की हैं। 1980 में वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ भी माननीय हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश का ऐसा ही एक निर्णय आया था। हमारी संपत्ति का नहीं, किसी और की संपत्ति में, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो। और उसके बाद निचली कोर्ट्स ने भी यही चीज़ मानी है और हाई कोर्ट ने भी यही चीज़ मानी है कि ये संपत्ति जो है ये वक्फ की सिद्ध नहीं होती है। तो हाई कोर्ट में यही विवाद चल रहा है कि संपत्ति है किसकी। अगर हम ये मान भी लें कि संपत्ति हमारी नहीं है तो ये बात तो स्पष्ट है कि वक्फ की भी नहीं है, और संपत्ति किसकी है इसका निर्णय कौन करेगा? ना मैं करूंगा, ना पुलिस करेगी, ना वक्फ बोर्ड करेगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का हक है और न्यायालय ही करेगा। इन शॉर्ट ये माना जाए, मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये 1958 से ये दारुल शफकत सोसाइटी की है। जी, दारुल शफकत सोसाइटी को 1958 से गवर्नमेंट ने ये दी, जो कि एक रिटन ऑर्डर है। ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, और ये वक्फ की संपत्ति कहीं से भी साबित नहीं हुई। जब कोर्ट ये कह रहा है, अगर मैं मान भी लूं कि हाँ साहब वक्फ की संपत्ति है, और वक्फ बोर्ड शायद ये कहे कि साहब दारुल शफकत सोसाइटी ने भी ये माना था, ठीक है, अगर मैं मान लूं या आप मान लें या कोई भी मान ले, तो किसी के मानने से कोई संपत्ति किसी की हो नहीं जाती। उस संपत्ति का मालिक कौन है ये तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कोर्ट को डिसाइड कर लेने दीजिए। अगर कोर्ट कहता है वक्फ की संपत्ति है तो ये मोस्ट वेलकम, आप जरूर ले लें। एफआईआर इंडिया टीवी के पास है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 523538 दिनांक 23/7/2005 से शाहिद अली खान को उनके नाम से तथा दारुल शफकत सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए
वक्फ संपत्ति वक्फ यतीम खाना शाहजहानी की प्रबंधन हेतु नवी समिति गठन होने तक अधिकृत किया। इसमें तो कह रहे हैं कि 2005 को आपको दी गई है। सही बात है? नहीं, सही नहीं? दारुल शफ़क़त सोसाइटी के पास तो ये 1958 से थी। तो ये क्या है 2000? मैं बताता हूँ आपको। वक्फ बोर्ड ने एक आदेश निकाला 2005 में, जैसे वो कह रहे हैं, वो आदेश मेरे पास है, कि क्योंकि शाहिद साहब आप ऑलरेडी इस बात को देख रहे हैं, इस जगह का प्रबंधन कर रहे हैं, इसलिए आप वक्फ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, केयरटेकर हैं। इस बात को ना तो शाहिद अलीम साहब ने माना, ना इस बात के ऊपर शाहिद अलीम साहब ने कोई यहाँ चार्ज लिया दारुल शफ़क़त सोसाइटी से, ना ही वक्फ बोर्ड को कोई रिपोर्ट्स भेजी गई। और उस आदेश में एक बात और भी लिखी है जो कि शायद इसमें नहीं लिखी, कि उस आदेश में ये स्पष्ट लिखा है, आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूं, कि अगली कमेटी की तश्कील होने तक। इसका क्या मतलब होता है कि शाहिद अलीम साहब जब तक हैं, जब तक कि अगली कमेटी नहीं बनाई दी जाती। अगली कमेटी वक्फ बोर्ड, ये बात है 2005 की, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 2005 में ये एक ऑर्डर आता है जो एक्नॉलेज नहीं हुआ। 2006 में कोर्ट का ये आदेश आता है कि वक्फ की संपत्ति ये साबित नहीं होती है। 2007 में वक्फ बोर्ड एक कमेटी बनाता है। तो अगर कमेटी बनी, एक बार अगर हम कोर्ट को अलग भी रख दें, तो जो कमेटी बन गई, जब ये ऑर्डर वक्फ बोर्ड का कह रहा है कि कमेटी बनने तक, तो जब कमेटी बन गई तो शाहिद अलीम साहब तो अपने आप आउट हो गए। यही तो लिखा था आपके ऑर्डर में। ये दूसरी बात है कि जब कोर्ट ने कह दिया कि वक्फ की संपत्ति नहीं है, तो वक्फ बोर्ड का क्या अधिकार है यहाँ कोई संपत्ति या कोई कमेटी बनाने का, उसको चार्ज लेने का, उसकी संपत्ति पे अपना आधिपत्य बताने का? कोर्ट को कहने दीजिए ना, आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कोर्ट की बात मान नहीं रहे। कोर्ट ने 2007 में पहला हमको स्टे दिया इसी बात पे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं साबित हो रही। वक्फ बोर्ड 6 साल तक खामोश रहता है और उसके बाद हाई कोर्ट को ये एक लेटर लिखते हैं कि साहब वो उस जो समिति हमने बनाई थी उसका कार्यकाल तो 3 साल था, तो 3 साल से क्योंकि ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए हम उस समिति का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, तो हम अपना ऑर्डर वापस लेते हैं। ये वक्फ बोर्ड का लेटर जाता है, और क्योंकि हम अपना ऑर्डर वापस ले रहे हैं इसलिए सारा मामला ही ख़त्म हो जाता है, इन्फ्रक्शस हो जाता है, तो आप स्टे की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने ये बात मानी और हाई कोर्ट ने हमको फिर कहा कि अगर ये आगे भी एक ऐसी कोई हरकत करें तो आप वापस आ जाइए। 2012 में ये विड्रॉ करते हैं, 2013 में फिर एक CEO अपॉइंट कर देते हैं। 2013 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फिर एक स्टे देता है कि आपको कोई अधिकार नहीं है ये काम करने का। उस बात के बाद ये 10 साल तक चुप बैठते हैं, 11 साल तक इनफैक्ट। 2024 में फिर ये कहते हैं कि साहब वो इन्फ्रक्शस हो गया क्योंकि हमने वापस ले लिया उसको। 2025 में फिर ये एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि एक साहब को अपने कोई उनके ऑफिस में हैं, अकमल यज़दानी साहब, उनको फिर ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप जाएं और दारुल शफ़क़त से चार्ज लें और जीवन रेखा हॉस्पिटल से आप एक करारनामा करें, किरायानामा करें और उनसे आप हिसाब लें पीछे का और आगे का। इसके खिलाफ हाई कोर्ट फिर एक स्टे देता है जो कि जुलाई 2025 में आया, और वो स्टे आज तक वेकेट नहीं हुआ है। और उस स्टे में, वो स्टे सामने है, में साफ लिखा है इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब उस के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। उस ऑर्डर में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? जीवन रेखा हॉस्पिटल भी इंक्लूडेड है। तो जब सब कुछ इंक्लूडेड है, हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है, आप उसके खिलाफ मुस्तकिल बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट की बात तो मान ही नहीं रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनको कौन ये बात था। ये भी आरोप लगाया कि 20 सालों में आपने इस्तीमा बाजार चलाया, हर साल 200 दुकानों को 2.5 करोड़ रुपए के हिसाब से 28.91 करोड़ रुपए, ये आरोप। हाँ, तो पहली बात तो ये कि वो फिगर उनका टोटली गलत है। कितने? 28 करोड़ का। 28 करोड़ का, ये पता नहीं कहाँ से मनगढ़ंत फिगर ले आए हैं। हर साल यहाँ, और ये 2006 से नहीं लग रहा है, ये मार्केट लग रहा है 1980 से, और हर साल लग रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। 2006 में भी लगा, 7 में भी लगा, और हर साल लग रहा है। तो ये कौन सा चल रहा है? 2026। तो 2006 से और 2026 तक आप क्या झक मार रहे थे वहाँ बैठे हुए? आपने क्यों नहीं 2006 में रोका हमको?
और हाँ मार्केट लगता है और हाँ पैसे आते हैं और उसी पैसे से ये प्रबंधन चलता है। एक एक पैसे की रसीद दी जाती है, जितना पैसा आता है उतना पूरा का पूरा बैंक में जमा होता है। उस पैसे का बाकायदा हर साल ऑडिट होता है। ऑडिट की रिपोर्ट, क्योंकि हम एक अधिकृत पंजीकृत सोसाइटी हैं, इसलिए फर्म्स एंड सोसाइटीज़ में ऑडिट रिपोर्ट हर साल सबमिट होती है। हर साल वो ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स में सबमिट होती है। तो ये सारी ऑडिट रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, सोसाइटी के पास हैं। कहने का मतलब है कि जो आपने मान रहे हैं कि बाजार चलाया, लेकिन चूंकि ये वक्त की संपत्ति नहीं, इसलिए आपके पास आज का रोज चलता है। हाँ बिल्कुल है, 100% है। मार्केट चला है 20 साल नहीं, 1980 से मार्केट चल रहा है। अच्छा, जीवन रेखा जो एक अस्पताल के बारे में कहा गया है कि तो उसके जो आपने एनओसी लिया है जब नगर निगम से, तो उसमें भी जो है दारुल शक्कर सोसाइटी का ही नाम लिखा और उनका ही, जबकि वक्त का होना चाहिए। मैं आपको बताऊं वो परमिशन, एनओसी के मुताबिक मैं आपको सभी चीजें बता देता हूँ ना। अब बात है सर वो? नहीं, आपके पास ये चीजें नहीं है जिसपे ये लिखा हुआ है लेसर, और ये लेसर इज द एब्सोल्यूट जी। ओनर एंड मुझे दारुल शक्कर, ऑफ कोर्स वी आर इन पोजेशन। कहना है कि चूंकि ये संपत्ति उनकी है, तो ये उन्होंने अपना नाम कैसे? बेसिक बात तो यही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहाँ है। आप पहले ये तो प्रूव कर लें, फिर आप मुझसे बात करें आके। मेरे पास यानी दारुल शक्कर सोसाइटी के पास तो 1958 से है, तो मेरे पास तो है, ट्रेल है मेरे पास उस सोसाइटी का। तो मैंने अगर ये कह भी दिया कि मेरी संपत्ति है, उसके पीछे कुछ भी हो, सही हो, गलत हो, बुरा हो, अच्छा हो, ये वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो आप तमाम सिरे से खारिज कर रहे हैं ये? 100% खारिज कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं, आप कोर्ट जा रहे हैं? जी, हम इसके खिलाफ कोर्ट में तो ऑलरेडी केस है, और जो इन्होंने ये एफआईआर की है उसके खिलाफ भी हमारे जो वकील हैं वो इसके खिलाफ भी स्टेप्स उठा रहे हैं, और कोर्ट में भी जो भी होगा वो हम करेंगे। आरोप है, चाहे वो 29 करोड़ का जो भी बेबुनियाद, पूरा एक बार एक हिसाब से शॉर्ट। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। 28 करोड़ की बात माननीय चेयरमैन साहब कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास हिसाब है, एक एक पैसे का हिसाब है, जो पैसा आया है, जो रिसीट्स कटी हैं, जो बैंक में जमा हुआ है और उसका ऑडिट हुआ है, और जो उसका खर्चा हुआ है। दूसरी बात यह कि शाहिद अलीम खान साहब के नाम पे जो एक आदमी के नाम पे कर रहे हैं, ये एक आदमी ये संस्था नहीं चलाता, ये पूरी सोसाइटी है, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। हर जो यहाँ डिसीजन होता है, ख़ास तौर से ख़रीदने का या कोई उसकी एक्सपेंस करने का जो डिसीजन होता है वो सोसाइटी लेती है, और उस डिसीजन के हिसाब से वो चीज़ें होती हैं, वो राइटिंग में आती हैं। बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली लीगल चीज़ है। वक्फ की संपत्ति फिलहाल तो नहीं है, अगर है तो वो बता दें। देश में पहली बार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा के आरोप के चलते एक एफआईआर दर्ज की, और बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी। सर, पहली एफआईआर देश में बताया जा रहा है, 29 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया गया, और एफआईआर, इसे कैसे देखती है सरकार और किस तरीके के कदम? देखिए, सही मायने में वक्फ कानून लाने के पीछे का उद्देश्य भी यही था। यदि हम इतिहास में देखें तो वक्फ बोर्ड बनाया इसलिए गया था कि वो समाज के काम आए, ना कि किसी व्यक्तिगत हित के लिए उसका उपयोग किया जाए उन संपत्तियों का। केवल एक व्यक्ति, हम देख रहे हैं पूरे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब वो लोग कहाँ हैं जो वक्फ बोर्ड के नए कानून का विरोध कर रहे थे? ये सुनिश्चित हो गया कि इस कानून के आने के बाद समाज को इसका फायदा मिलना है, अभी तक व्यक्ति को इसका फायदा मिलना था। और भोपाल का ये जो मामला सामने आया, इसमें अब सब हैंड्स प्रूव्ड है, मतलब इसमें कहीं कुछ शक शुमार नहीं रहा। एक संस्था को यतीमों की परवरिश के लिए जमीन दी जाती है और उसका बेजा उपयोग व्यक्तिगत हित में किया जाता है, और करोड़ों रुपए का मामला है ये। 200 दुकानदारों को जगह दे दी गई, उसका किराया एक व्यक्ति वसूल भी कर रहा था और उपयोग भी कर रहा था। जो यतीमों के लिए, जो उन बच्चों के लिए जगह थी जिनके माता पिता नहीं है, उसकी जगह वो लोग ऐश कर रहे हैं जो कि इस संपत्ति के माध्यम से अपने बच्चों को अलग अलग बड़े बड़े स्थानों पर लेके जाते हैं, ऐश करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
वक्फ कानून में जो परिवर्तन था वो सरकार का कितना सकारात्मक प्रयास था, ये इस बात से परिलक्षित होता है। और अब मुझे लगता है कि उन लोगों को जरूर जवाब देना चाहिए जो वक्फ कानून के परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। सर, वक्फ संपत्तियों पर अब तक कब्जा किन लोगों का था सर? सवाल बड़ा से निश्चित रूप से उन तथाकथित कौम के ठेकेदारों का था जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिए, आप फोटो को देख लीजिए, जो विरोध कर रहे हैं ना उसका कहीं ना कहीं कब्जा है। आम समाज को इससे कोई लेना देना नहीं। आम समाज को तो गुमराह किया जा रहा है कि इस्लाम खतरे में आ गया, आम समाज को गुमराह किया जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा, मुसलमान समाज के वो लोग जो दीन है, हीन है, जो लावारिस हैं, जो कि यतीम है, उनके लिए ये कानून आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो तथाकथित कौम के ठेकेदार हैं उनके तो हितों पर कुठाराघात होगा। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग ही हैं ना, विपक्ष के लोग ही हैं। वो कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता जो कि कौम के ठेकेदार बने, जो कि अपने आप को कौम का ठेकेदार कहते हैं, उन्हीं लोगों का कब्जा और उनके वही लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। निश्चित रूप से रिकवरी भी होगी। और केवल यही नहीं रुकेगा मामला, एक एक जमीन, एक एक संपत्ति, यदि उस पर किसी बेजा कब्जा है तो उसको हटाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी।